This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ओवरऑल जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही। आज की बात करूं तो मैं आज आपको बताऊं कि आज सुबह से जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी, अगर 9 बजे की बात करूं 9:55 की, तो हमने देखा कि कल के मुताबिक आज कल जो क्लोजिंग आई थी वो 39,393 के समथिंग थी, लेकिन 9:55 पे हमने देखा कि 135 पॉइंट्स का इजाफा देखा और एक बड़ा अच्छा चेंज आया और 135 पॉइंट्स के इजाफे से जो वो क्लोजिंग आई वो आई 9:55 की मैं बात करूं तो 39,535 आई। सेकंड सेशन स्टार्ट होने से पहले एकदम से जो है वो बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस चल रहा था कि डाउन देखने में आया, उसमें 36 पॉइंट्स की हमने कमी देखी 11 बजे के करीब और उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग चलती गई जो ऑब्जर्व हम मार्केट में करते रहे। सेकंड सेशन लगा, फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद जब सेकंड सेशन शुरू हुआ तो हमने उसमें देखा कि 122 पॉइंट्स का हमने फिर इजाफा देखा और जो क्लोजिंग हमारे पास आई उस वक्त अगर मैं उसका टाइम बताऊं तो 1:30 बजे के करीब वो 39,552 प्रोसेस चलता रहा बाइंग एंड सेलिंग का। उसके बाद जब मार्केट क्लोज हुई तो हमने देखा कि मार्केट की जो KSE 100 इंडेक्स था वो आज मार्केट का 39,506.58 जिसमें 106 पॉइंट का हमने इजाफा देखा। अब मैं बात करूंगा KSE 30 इंडेक्स की। KSE 30 इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई वो आई 22,549.24 जिसमें हमने देखा कि 16 पॉइंट्स का पॉजिटिव इजाफा हुआ। पॉजिटिव एक देखा हमने दोनों में, KSE 100 में और KSE 30 में। अगर KSE 30 के मैं हाई लेवल की बात करूं तो एक लेवल आया 22,604 का और अगर लो लेवल की बात करूं तो लो लेवल आया हमारे पास 22,466 का। चेंज मैंने आपको बताया, चेंज जो आया वो 16.31 का आया। अगर ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो ऑल शेयर इंडेक्स की जो हमारे पास आज क्लोजिंग आई वो आई 26,539.12। ये क्लोजिंग हमारी आई और इसमें हाई लेवल जो आया वो आया 26,566.40 और लो लेवल जो हमने ऑब्जर्व किया दैट इज 26,402.04। ओवरऑल जो हमने चेंज देखा, पॉजिटिव देखा, वो था 115.31। ये तो सारी बात हो गई हमारी आज के KSE 100 और KSE 30 और ऑल शेयर इंडेक्स की। अब इनके KSE 100 के और 30 के जो वॉल्यूम थे वो मैं आपको बताऊं। वॉल्यूम मिलियन शेयर्स क्या थे? KSE 30 के थे 41.48 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स, KSE 100 63.53 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स, ऑल शेयर इंडेक्स से 140.45 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स। ये तो हमने वॉल्यूम मिलियन की बात करी। आप लुक करेंगे कंपनीज की तरफ तो अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो वी हैव टू ऑब्जर्व ओवरऑल 378 कंपनीज। देयर इज इंक्रीज इन 210 इनका 210 जो हुआ 211 हुआ, एडवांस हुआ, इंक्रीज हुआ और देयर इज डिक्लाइन इन 140 कंपनीज एंड देयर इज नो चेंज इन 27 कंपनीज, दे आर इन स्टिल न्यूट्रल। नाउ लेट्स गो फर्दर। अगर बात करें हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स की इन कंपनीज के तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स इन कंपनी के आज रहे वो सबसे पहले मैं बात करूं K इलेक्ट्रिक को आपने देखा होगा कि ये मुस्तकिल जो है ये इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अरसे से और अब तक भी हम अगर इस K इलेक्ट्रिक का देखें वॉल्यूम शेयर्स बहुत अच्छा है तो इसका वॉल्यूम शेयर्स है 12.22 मिलियन शेयर्स। दीवान मोटर्स भी आपको पता ही होगा अगर आप रोज़ाना की बेसिस पे हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। दीवान मोटर्स भी जो है वो टॉप वॉल्यूम की फहरिस्त में कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3 की पोजीशन संभालता है तो आज वो नंबर 2 पर है और 11.43 मिलियन शेयर्स इसका वॉल्यूम है। सुई नॉर्दर्न गैस 6.65, दीवान सीमेंट 4.45, पाक इलेक्ट्रॉन 4.13। आपको पता होगा ये सारे वो कंपनीज हैं, इनके टॉप वॉल्यूम्स लीडर्स हैं, ये मुस्तकिल जो है ये सर फहरिस्त हैं और इसमें कोई हमने नया नाम नहीं देखा। कल अगर की मैं बात करूं तो कल माशाल्लाह मीडिया टाइम्स में आपने देखा कि उसका जो वॉल्यूम था वो काफ़ी अच्छा रहा और नंबर 3 पोजीशन पर था। अगर मैं इन टॉप 5 की बात करूं तो मीडिया टाइम्स का माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और आज मीडिया टाइम्स की जगह सुई नॉर्दर्न गैस ने ले लिया। अगर मैं बात करूं टॉप गेनर्स की तो उन कंपनीज का आपको बताऊं कि बाटा पाकिस्तान में का जो प्रॉफिट शेयर है वो
प्रॉफिट प्राइस जो इसका बाटा का है शेयर का वो 99.95 ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ इजाफा हुआ। पाक टोबैको में उसके शेयर प्राइस में 47.52 रुपीज़ का, म्यूरी ब्रीवी का 45 का, सर्विस इंडस्ट्री में 38, सैनोफी एवेंटिस में 37। ये तो वो कंपनीज हो गई जिनका शेयर प्राइस आज बढ़ा, इंक्रीज हुआ। अब बात करेंगे उन कंपनीज की जिनका शेयर प्राइस आज लॉस में रहा, खसारे में रहा। तो नेस्ले पाक 49 रुपीज़ लॉस, फिरोज हसन लेबॉर्ट्री 21 रुपीज़ लॉस, हाई नून लेबॉर्ट्री 20, एक्साइट पार्क 5, एटलास बैटरी 3.97। ये तो सारी वो सूरत हाल हो गई जो आज कंपनीज को हमने देखी। KSE 100, KSE 30 ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए वो मैंने आज आपके सामने रखे। बहुत सारी चेंजेस हम आज मार्केट में देख रहे हैं। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसमें सेक्टर्स की भी बात करूं और पॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात करूं, मुल्क के जो इस वक्त है, और इकोनॉमिकल पॉइंट व्यू से तमाम तर ये फैक्टर्स हैं जो बराह रास्त हमारी मार्केट पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में, जो आपको पता है कि एनालिस्ट होते हैं जो इन तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। रज़ा जाफरी साहब है जिनका ताल्लुक है इंटर मार्केट सिक्योरिटी से, डायरेक्टर रिसर्च हैं। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। रज़ा साहब, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहला मेरा बेसिक सवाल होगा कि आज का जो मार्केट की क्लोजिंग हुई उसके हवाले से। आई थिंक ये थोड़ा काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोज नज़र आई है। बिल्कुल सही। और आई थिंक तवक्को हो रही थी कि शायद इनफैक्ट अगर आप 2 दिन पहले का जायज़ा लें तो नेगेटिव से काफ़ी क्लोजिंग बाज़ार की जिस तरह आई थी तो लग रहा था कि बाज़ार ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। कल अनफॉर्चुनेटली ऑयल थोड़ा से पॉलिटिकल नॉइज़ भी थी, इसके अलावा ऑयल प्राइसेस भी साथ नहीं दे रही थी आलमी मंडी में, तो कल तो पॉजिटिव क्लोज नहीं आ सकी। बट आई थिंक आज भी मार्केट वॉलेटाइल थी, बट आई थिंक क्लोजिंग अच्छी थी क्योंकि एक थोड़ी सी करेक्शन आ गई थी 40,000 के लेवल से, उसको अबूर नहीं कर पा रही थी मार्केट। लेकिन अभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप परेशान हो कि बाज़ार में कोई टर्न अराउंड आ गया, क्योंकि रैली बहुत अच्छी हुई है इस साल। तकरीबन 30,000 के लेवल से शुरू हुआ था और अगस्त का महीना भी ख़त्म नहीं हुआ और यूर क्लोज टू 40,000। रैली ऑब्वियसली बहुत अच्छा आ गई, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का रुझान तो बनता है, पर्टिकुलरली बिकॉज 40,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर रहा है, ऑल टाइम हाई रहा है, लेकिन कोई ऐसी परेशान कुन बात है नहीं। आज आई थिंक कह सकते हैं कि रिजल्ट्स ने थोड़ा बहुत साथ दिया है। आई थिंक कुछ इंडेक्स हेवीवेट्स के जो रिजल्ट्स आए हैं वो आई थिंक खतरा आए हैं, और आई थिंक थोड़ा सा ऑब्वियसली आई गेस अगर पॉलिटिकल सिचुएशन में थोड़ा सा हलचल होती तो फिर परहैप्स थोड़ा सा आप कह सकते थे कि शायद बाज़ार असर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विच इज़ गुड। तो आई थिंक बाज़ार ने वापस फिर फंडामेंटल्स का फोकस किया है। बाहर की मार्केट्स भी रिलेटिवली स्टेबल थी, यहाँ पे भी रिजल्ट्स ठीक थे और थोड़ा सा करेक्शन ऑलरेडी हो गई थी, तो आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि आज प्लस की तरफ जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव सी एनी करेक्शन राइट नाउ इन द मार्केट? आई थिंक अगर मैं हिस्टोरिकल उससे बात करूँ, नॉर्मली अगस्त का जो महीना रहता है, अगर आप 92 से इंडेक्स बना था KSE 100, हर अगस्त में अगर आप देखें तो एवरेज 1.5% बाज़ार स्लिप करती है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली नॉर्मली रिजल्ट सीज़न आ रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती हैं, रिजल्ट्स समटाइम्स फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, या एक ट्रिगरलेस एनवायरनमेंट होता है नॉर्मली। तो ये खाली मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, अगर आप दुनिया में बात करें तो जो पिछले 5-6 साल में बड़ी करेक्शंस आई हैं वो इसी पीरियड में आई हैं। पाकिस्तान में 2015 में, दुनिया में भी 2015 में, 2011 में इट वाज आल्सो अगस्त बड़ी करेक्शंस आई हैं। नॉर्मली वीकनेस रहती है, तो आई थिंक थोड़ी सी तवक्को थी कि 40,000 के लेवल पे थोड़ी सी बाज़ार फंसेगी। आई थिंक वो नज़र आया है, बट आई थिंक अगेन मैं वही कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप कहें कि जी दिसंबर तक ये चीज़ नॉर्मलिटी की तरफ नहीं आ जाएगी, अनलेस ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ आती है दैट वी कांट प्रिडिक्ट राइट नाउ। अभी तक जो नज़र आ रहा है, लग रहा है कि जिस सिमत बाज़ार बढ़ी है जनवरी से लेके अब तक, वो शायद एक थोड़ा सा एक समझ लें एक चेक पॉइंट सा है। नॉर्मलिटी आपने भी बोला दिसंबर तक, किस किस्म की बात? आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ कि जी जो बड़ी चीज़ इस साल हुई है वो इमर्जिंग मार्केट में जाना है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब आप इमर्जिंग मार्केट अनाउंसमेंट होती है उसके 1 साल बाद ऑफिशियली आप जाते हैं, तो वो जो 1 साल का एक पीरियड होता है उसमें देखा गया है अमूमन कि बाज़ार में अच्छी रैली आती हैं। इसका एग्जांपल कुछ साल पहले UAE और कतर की मार्केट्स थी जो अपग्रेड हुई थी और पूरे 1 साल इनकी रैली रही थी। तो आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक थोड़ा सा लल पीरियड है, आई थिंक वंस ये पास हो जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बाज़ार में कोई ऐसी चीज़ है जिसको रोक सकती है
मज़ीद ऊपर जाने से। ठीक है, आपने अभी बीच में बात की मार्केट हमारी 40,000 की है, तो हमने जो देखा था कि पिछले 3 हफ्ते पहले जो बूम मार्केट में आया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो KSE 100 की मार्केट 40,000 से तजावुज़ कर गई थी, तो देखा ये गया था कि रिजल्ट सीजन था, कमर्शियल बैंक एक फैक्टर था उस वक्त क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो वो भी इन्फ्लुएंस एक हम समझ रहे थे। दूसरा ऑयल प्राइस की कंट्रीब्यूशन भी थी, और तीसरा CPEC के हवाले से मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आई है। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि आपने भी बोला कि इमर्जिंग मार्केट जो है वो 1 साल के बाद होता है। अगर मैं PSX की बात करूं, अगर पाकिस्तान की इकनॉमिक की बात करूं, जो हमारी इकनॉमिक है, बिकॉज अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज से, डेवलप कंट्रीज से, तो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान की इकनॉमिक्स, तो इसको समझना भी एक लाइक वेरी डिफरेंट ना। तो अब जिस हिसाब से इकनॉमिक्स की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की जानिब से, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई, तो फिस्कल पॉलिसी ईयरली जो बनाई तो जाती है, लेकिन उसमें इतनी उसके क्लॉज में, उसकी कोटेशंस में इतनी ज़्यादा चेंजेस तेज़ी से होती हैं महीने के हिसाब से, तो टैक्स तो मुतासिर होता ही होता है। अगर किसी भी मैं टैक्सेशन की बात करूं एक पॉइंट से, एक बात तो मेरी ये हो गई। मेरा सवाल आपके सामने ये है कि आप क्या देखते हैं कि अगर 1 साल के बाद इमर्जिंग मार्केट का जो इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तो मार्केट कितनी हेल्दी रहेगी? आई थिंक अगर आप इकोनॉमी की बात करें, आई थिंक बेखन में अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 से 3 साल। आई थिंक इसमें अगर आप देखें तो पहली बार आप IMF का प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी ये चीज़ कंप्लीट नहीं करी है, हमेशा प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हम निकल जाते हैं। आपकी क्रेडिट रेटिंग सर कहा यह जा रहा है, आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, IMF का प्रोग्राम भी इस तरीके से पूरा किया गया है कि दूसरे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पैसे मिल रहे हैं वहाँ भरे जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट पे पैसा लग भी नहीं रहा, जो पैसा जहाँ पे लगना है वहाँ लग नहीं रहा। IMF को आप पैसा देकर उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी कर रहे हो, पॉलिटिकल पॉइंट अपना बढ़ा रहे हैं जाने से पहले, ताकि शायद अगले 4-5 साल की जो गवर्नमेंट नज़र आ रही है उस पर भी हम डिसएग्री, क्योंकि IMF का जो पैसा होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए होता है। IMF प्रोग्राम आप नॉर्मली जाते हैं जब मुल्क डिफॉल्ट के करीब होता है, ये पैसा खर्च नहीं होता, ये पैसा नहीं। सर मैं बात कर रहा हूँ IMF नहीं, मैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैं अगर CPEC की बात करूँ, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था CPEC का, बिकॉज एक अच्छा तासुर नहीं आता, या कोई और भी प्रोजेक्ट है किसी और कंट्री के साथ है, तुर्की के साथ है, या अगर जापान के साथ है, तो कहने का मकसद ये है कि वो पैसा दिया जाता है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हिसाब से। एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वो पैसा जो है प्रोजेक्ट में नहीं लगता, वो आधा कहीं और जाता है, और आधा जो आपको पेमेंट करनी होती है IMF से जो कर रहे होते हैं, आपको उसकी किसकी अदायगी कर देते हैं। सर लेकिन हमारे मुल्क में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थ्रू टैक्सेस, थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो तो मार्केट में नहीं लग रहा, कर्जे पे कर्जा, वो एक राउंड घूम रहा है सर। नहीं बिल्कुल, वो तो फिस्कल डेफिसिट इन इटसेल्फ कोई इशू नहीं है। नॉर्मली दुनिया में जो है वो डेफिसिट ही होता है, जितना आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम का यही है कि जितना आपका रेवेन्यू है, अमूमन आपको देखेंगे अखराजात उससे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आप एक डेवलपिंग कंट्री हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि सही नहीं इस्तेमाल हो रहा, अगर obviously I'm not going to deny कि corruption नहीं, of course there'll be an element of corruption, ये it is a third world country, ये corruption के levels आप कहेंगे कि probably इंडिया में भी होंगे, श्रीलंका में भी होंगे, बांग्लादेश में भी होंगे, टर्की में भी होंगे, इनफैक्ट US में भी होंगे, कोई इसमें I don't think कोई ढकी छुपी बात है, but I think the fact of the matter is कि पिछले 3 साल में I think you have improved as an economy। I think बहुत चीज़ें आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक खड़े हो गए हैं, ऑब्वियसली इट इज़ बहुत स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, लेकिन अगर आपका इशारा उस तरफ था कि बाज़ार आप किस तरफ देख रहे हैं इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से, तो आई थिंक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। इनफैक्ट अगर आप इन्फ्लेशन देख लीजिए तो ऑब्वियसली उसमें बड़ा हाथ आलमी मंडी में तेल की कीमतों का है कि वो नीचे आई हैं, $100 के ऊपर थी, अभी $40 मिड 40s में है। ऑब्वियसली उससे इन्फ्लेशन नीचे आई है, महंगाई नीचे आई है। फ़र्क पड़ता है अगर ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो इन्फ्लेशन रेट में मैं इतना खास देखता नहीं हूँ, बिकॉज बहुत कम कमोडिटीज़ हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए, उनके प्राइस बहुत ही कम किए जाते हैं। बज़ाहिर डायरेक्टली तो हम स्टॉक पे देख लेंगे, शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव देख लेंगे, लेकिन वैसे कोई इतना खास इन्फ्लेशन नहीं। अगर आप पेट्रोल भराने जाएँ तो पहले आपको 100 का लीटर पड़ता, तब आपको 70 का लीटर पड़ रहा है, तो इसलिए हर चीज़ सही वो चीज़ नज़र तो आ रही है। महंगाई देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि कीमतें कम हो जाएंगी, वो शायद हेल्दी भी नहीं है कि किसी इकॉनमी की कीमतें कम हो। जापान की इकॉनमी में बहुत बड़ा इशू ये है कि कीमतें वहाँ तो ट्राई कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन आए, ठीक है, वहाँ अपने इश्यूज हैं। वो पाकिस्तान से मुशावरात ले रहे हैं, वो बहुत चीज़ें हैं वहाँ, तो वो मतलब इट्स एन एजिंग पॉपुलेशन, वो इमिग्रेशन को अलाउ नहीं, इनकरेज नहीं करते, बहुत चीज़ें हैं, वो उनकी दे डोंट लाइक टू स्पेंड, वो सेव ज़्यादा करते हैं, उनके अलग डायनामिक्स है। बट आई थिंक यहाँ अगर आप कहें तो महंगाई कम होने का ये मतलब नहीं कि कीमतें कम हो जाएंगी, इसका मतलब है कि जिस
स्पीड से कीमतें बढ़ रही हैं वो कम हो जाएगा। तो पिछले सालों में अगर इन्फ्लेशन का एवरेज 8 या 9% रहा है तो अब वो 3 से 4% हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कीमतें बढ़ी हैं लेकिन पिछले साल के मुकाबले में 3 से 4% बढ़ी हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स देखें तो ऑब्वियसली वो भी नीचे आए हैं, तो बिजनेसेस को ऑब्वियसली उसका फ़ायदा हुआ है। तो बहुत चीज़ें ऑब्वियसली आई डू एग्री विद योर पॉइंट कि हर चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन हर चीज़ ठीक फ़ौरन हो भी नहीं सकती। आई थिंक इसके लिए आपको बेस और प्लेटफॉर्म चाहिए, वो आई थिंक इस हुकूमत ने सेट कर दी। ऑब्वियसली अब यहाँ से किस तरफ लेके जाते हैं, ऑब्वियसली रिस्क्स हैं क्योंकि अगले 2 साल नज़र आ रहा है कि जी ऑब्वियसली 2018 में इलेक्शंस होंगे एंड वी होप कि जी एक सस्टेनेबिलिटी रहे और ये प्रोसेस चलता रहे डेमोक्रेटिक। बहुत ज़रूरी है सर मार्केट को सस्टेन करने के लिए, मार्केट को तो उसमें रिस्क ये आ जाती है कि क्या हुकूमत, क्योंकि हमारे पास इतने एग्जांपल्स हैं नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि यू नो ट्रांजिशंस हुए हैं। आई मीन इवन लास्ट गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट टाइम कि जी टेन्योर ख़त्म हुआ है। तो क्या किस तरह रिएक्ट करती हैं गवर्नमेंट्स, क्या बहुत पॉपुलिस्ट डिसीजन मेकिंग करी जाएगी? लेकिन सर आप ये देखें कॉन्फिडेंस तो मिला है जो दूसरे ममालिक हैं, जिस तरीके से टर्की भी के साथ भी हमारा एक ट्रेड जो नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको एग्जिट दिया था बीच में, और ईरान के साथ भी पाइपलाइन वाला स्टेटमेंट पे उस पर भी आई थी पेशरफ्त कि उसको भी प्रोसेस करेंगे। चाइना तो इन्वॉल्व है ही, कॉन्फिडेंस तो मिला हुआ है बाहर के ममालिक के जितने भी जो लोग हैं, और इसी वजह से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, वरना वो इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री पे अब जो सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की है, कुछ भी हैपन कहीं से भी हो जाता है, चाहे कराची हो, कोयटा हो, कोई भी सिटी हो, तो कुछ भी हैपन हो जाता है। इस हवाले से मैं आपसे एक सवाल और सामने रखूंगा सी पैक के हवाले से। इंडिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिस तरह की स्टेटमेंट वो जारी कर रहा है, लेटेस्ट स्टेटमेंट ये आई है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ भी है, भारत में भी कर रहा है चाइना इन्वेस्टमेंट। तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, चाइनीज़ को इस बात का तासुर दिया जा रहा है कि वो जो सी पैक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू ये ना करे। उनके नेशनल टीवी पे, उनके प्राइवेट चैनल पे, न्यूज़ पर इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अबाउट सी पैक थ्रू पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है कि वो नहीं चाह रहा भारत के इसको प्रोसेस किया जा सके। क्योंकि एक रिएक्शन आपने जो अभी कोयटा का इंसिडेंट हुआ उसमें भी आपने देखा, जो चीज़ें रिसर्च करके इन्वेस्टिगेशन कर सामने आई तो कौन ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इस तरह की मुदाखलत आप क्या देखते हैं कि चाइनीज़ का कॉन्फिडेंस जो है लो तो नहीं होगा सर? मेरे नहीं ख्याल। आई थिंक अगर आप बात करें हिस्टोरिकली मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली द फर्स्ट टाइम चाइना ने, और जी चाइना की बहुत बड़ी सपोर्ट रही है ना ओवर द 60s से अगर आप बात करें, यू नो साइनो इंडिया वॉर एक काउंटरवेट रहा है। चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम में आपके साथ होना, आपके साथ खड़े रहना, आई थिंक वो है। लेकिन अगर आप हमारी डेड प्रोफाइल देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ इवन जापान आर योर बिगेस्ट डोनर सो फार। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें, एफडीआई कहाँ से आई है, कौन सी कंपनियाँ आई हैं, हिस्टोरिकली वो वेस्टर्न रही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब चाइना ने एक्चुअली इस अमाउंट की कमिटमेंट की है। आई थिंक अगर वो आए हैं तो वो 1-2 साल देख के नहीं आए हैं। आई थिंक दे आर हेयर फॉर द लॉन्ग हॉल। आई थिंक यहाँ भी ओरिएंटेशन फ्रॉम अ लुक वेस्ट पॉलिसी जो हमेशा रही है कि जी इनिशियली जब पाकिस्तान था कि जी रशिया की तरफ जाएँ या यूएस के साथ अलाइन हो, वी वेंट विद द वेस्ट। आई थिंक आप ग्रेजुअली एक देख रहे हैं शिफ्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, एंड आई थिंक ये ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ शिफ्ट जो ये 6 महीने या साल में हो जाएगा। दिस इज़ अ शिफ्ट जो मे बी डेकेड्स लगेंगे इसको सही, क्योंकि अगर आप ट्रेड देखें चाइना से अभी भी इतना ट्रेड आपका नहीं है। ट्रेड आपका अभी भी यूरोप एंड यूएस से है। रेमिटेंसेस अभी भी आपकी वेस्ट से आती हैं। अभी भी आप इकोनॉमिकली उस तरफ टिल्टेड हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम चाइना आपके पीछे पैसा लगा रहा है और इस अमाउंट सर चाइना का अपना भी मफाद है। अगर हमें ऑफ कोर्स है, मतलब वो अगर हमें 100 रुपए का फायदा हो रहा है तो ऑफ कोर्स चाइना को 400 रुपए का फायदा हो रहा है। उसमें कोई आई थिंक कोई मुफ्त में तो कोई बिल्कुल काम नहीं तो करेगा। ये एक तरफा ये क्रेडिट देना कि चाइना दोस्त है सर, चाइना का भी फायदा है। बिल्कुल फायदा है। हमारी सरजमीन माशाल्लाह जिस तरीके की है, इस पे तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट समंदर हमारे पास है, वसाइल परवरदिगार की तरफ से इस मुल्क को जो दिए गए हैं, तो ये कोई मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाइना का भी अपना फ़ायदा है। अगर बात की जाए इसमें कोई वो नहीं है, खाली इकोनॉमिक्स की बात। आई थिंक ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली फ़ायदा है, बिकॉज जियो स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज $46 बिलियन लेट्स फेस इट हमारी इकोनॉमी के लिए एक मायने रखते हैं। 15% ऑफ GDP है। फॉर चाइना इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इकोनॉमिकली। आई थिंक ये ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक वो है। अगर आप देखें तो आपने इंडिया का तस्करा किया तो भारत और अमेरिका के थोड़े से और गहरे ताल्लुकात होते जा रहे हैं हमारे। ऑब्वियसली एज अ काउंटरवेट चाइना एंड पाकिस्तान, तो आपको नज़र आ रहा है कि जी अगले डेकेड्स किस तरह शेप अप हो रहे हैं, किस तरह जियो पॉलिटिक्स जा रहा है। इकोनॉमिकली फ़ायदे आएंगे, लेकिन
हमारे लिए ज़्यादा आएंगे, चाइना के लिए कम आएंगे इन द लॉन्गर टर्म, लेकिन फ़ौरन नहीं आएंगे। आई थिंक इट इज़ फुलिश टू एक्सपेक्ट के ये पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर देगा इन द नेक्स्ट 6 months 1 year। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स को शायद पहले फ़ायदा हो जाएगा एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो बहुत सालों में आएंगे। आई थिंक इट इज़, यू कांट एक्सपेक्ट के इवन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years के इसका कोई नतीजा खतर खा निकलेगा। आई थिंक वक्त है इन चीज़ों में। एनर्जी की आपने बात करी, चाइना की बात होती है, तो इस पर एक सवाल मेरा ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चाइना चाह रहा है कि के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करके मामला सारे देखिए। आप क्या समझते हैं इस तरह से टेक ओवर करना या इस तरह से इमर्ज करने की बात करना, या एक ऐसा इदारा जो हमारा क्राइसिस देख रहा है और मुल्क में बिजली नहीं बन पा रही है और बिजली के बड़े मसाइल हैं, जिसका हर डिपार्टमेंट पे, हर सेक्टर पे, हर जगह, हर कंपनी पे असर हो रहा है, चाहे घर हो, कॉर्पोरेट हो, एवरीथिंग अफेक्ट हो रहा है। अगर ये चीज़ प्रोसेस होती है आगे, आप क्या देखते हैं, चाइना इसको फुलफ़िल कर पाएगा? फिर ऐसा ना हो कि आपका जो इन्वेस्टर है, आपका जो फॉरेनर से बाहर के लोग आपके कॉर्पोरेट पे ऐसा एनर्जी जो आपकी बैकबोन है इस वक्त तमाम तर चीज़ों की, फिर वो भी फुलफ़िल ना कर सकें, तो आपके हाथ से तो के इलेक्ट्रिक गया। नहीं, आई थिंक आपके हाथ से तो आपने तो ऑलरेडी इसका स्ट्रेटेजिक स्टेक और इसकी जो ओनरशिप है, जो चला रहे हैं, वो तो एक प्राइवेट पार्टी को दी है आज के पास, है ना। शंघाई इलेक्ट्रिक का जो खबरों में आया है कि ऑब्वियसली कंसिडर कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस है, अभी तक शायद इन्होंने बिड, जो खबरों में आया है शायद कुछ न्यूज़ में है कि जी कुछ ने के बिड जमा करा दिया, कुछ में है कि नहीं कराई है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ खुल के सामने नहीं आई है। दिस इज स्पेकुलेशन। व्हाट डू यू थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट? इट्स हार्ड टू से, मतलब उनकी नीयत क्या है। अगर उनका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने ये किस तरह परफॉर्म किया, आई थिंक उनके नंबर से भी नज़र आ रहा है देयर इज़ अ टर्न अराउंड, एंड आई थिंक बिकॉज देखें अगेन इसमें इश्यूज़ बहुत थे, बट अगर आप कराची को कंपेयर करें टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, टू पंजाब, वहाँ भी 7 से 8 या 10 घंटे की लोड शेडिंग है। कराची बहुत बेहतर हो चुका है। आई थिंक अगर आप शेयर प्राइस की बात कर लें तो कुछ साल पहले ये 2 रुपए का शेयर था, आज 8 रुपए का है। वॉल्यूम भी आज सरे मैंने ऑफ कोर्स वॉल्यूम तो वॉल्यूम के हिसाब से भी बेस्ट है। कराची इलेक्ट्रिक तो रहा है, तो people are not putting their money because nobody likes to lose money ना। तो अगर वो 2 रुपए से 8 रुपए है तो कुछ, आई थिंक वी फेल्ट इट पर्सनली, आई थिंक बेहतरी हुई है। ठीक है, जिस तरह की लोड शेडिंग वगैरह होती थी, मेरे ख्याल में अब उस तरह की नहीं है। मुल्क में भी बेहतरी आ रही है, लेकिन कराची मुल्क से अभी भी बहुत बेहतर है। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पहली बात तो कौन आता है, आई थिंक और भी पार्टीज़ हैं, फिर उनकी नीयत क्या होती है, क्या, क्योंकि इट इज़ अ ट्रिकी कंपनी, इट इज़ अ ट्रिकी सिटी। जितने बड़े मुल्क नहीं होते उतने बड़ा शहर है ये। सही बात है। किस तरफ, अगर उनकी नीयत सिर्फ यह है कि जी इस कंपनी को से पैसा खाना है तो वो अलग चीज़ है। अगर उनका है कि नहीं इसके साथ रह के चलना है तो वो अलग है। बट हार्ड टू से, बट आई थिंक अगर चाइनीज़ आ रहे हैं तो वो बड़ा एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ अमूमन आते हैं। जहाँ पे भी गए हैं तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो ये नहीं है कि जी आएंगे और अगले साल बैग्स पैक करके चले जाएंगे। आई थिंक दे विल बी हियर फॉर द लॉन्ग हॉल। सही। तो रज़ा साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को अपनी। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं। सर, हम इस वक्त क्राइसिस की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, टेक्सटाइल की मैं बात करूं, सेक्टर टेक्सटाइल की रिपोर्ट आई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हो गई है 4%। अब सर आप क्या समझते हैं, एक्सपोर्ट के ज़रिए एक रेवेन्यू और एक टैक्स के थ्रू पैसा मिल रहा था मुल्क को, कौम को, और उस पर असर आ रहा था इकनॉमिकली, अब ये भी जो है डिक्रीज़ देख रहे हैं हम। 4% तो थोड़ा सा है, लेकिन है तो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई टेक्सटाइल सेक्टर की, क्या होगा? बिकॉज अभी हमने देखा कि 3-4 दिन पहले भी एक 25-26 कंपनीज़ को लेटर दिया गया जिसमें टेक्सटाइल वाली भी हैं कंपनीज़ हैं कि परफॉर्मेंस को बेहतर कर लें। SECP की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है, तो आप क्या समझते हैं क्यों एक्सपोर्ट में क्या बैरियर्स देखें? आई थिंक ऑब्वियसली इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारे पहलू हैं इसमें। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं डॉलर्स में, दो चीज़ें हैं। वॉल्यूम, कितना माल आप बेच रहे हैं, उसके लिए कीमत क्या मिल रही है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ हमारा कॉटन क्रॉप अगर आप देखें लास्ट ईयर इट वाजंट द बेस्ट, काफ़ी इट वाजंट द बेस्ट इज़ अ वेरी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, बहुत ख़राब क्रॉप थी। ठीक है, इसके अलावा कीमतें भी अगर आप देखें, मैंने प्रोग्राम में पहले तेल की बात करी कि जी ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, दुनिया में हर कमोडिटी नीचे आई है। अगर कॉटन प्राइसेस नीचे आएंगी तो कॉटन में एंड ऑफ द वैल्यू चेन भी जो, मतलब ऐसा नहीं है कि जी आपको कॉटन सस्ती मिल रही है और जिस पे आप जो अपने गुड्स बना के बेच रहे हैं वो उसी रेट पे मिलता रहेगा, उस पर भी प्रेशर आएगा नीचे। तो
कुछ एलिमेंट इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस ख़राब है, कुछ एलिमेंट इसमें कीमतें गिरने का भी है। ऑब्वियसली ग्लोबल डिमांड वो नहीं है, यूरोप हैज़ इट्स इशूज़, तो बट वो बात है कि यहाँ पे हर कंपनी इक्वली है। जो अच्छी कंपनियां हैं ऑब्वियसली उनके पास ऑर्डर्स हैं, वो परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन एज अ सेक्टर इस सेक्टर में अभी भी बहुत वीकनेसेस हैं, बहुत सारे सिक यूनिट्स हैं। हुकूमत ने कोशिश करी है बजट में थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंसिंग रेट्स मजीद कम कर दिए जाए, रिफंड्स। हुकूमत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को सर, एग्रीकल्चर्स की मैं बात करूं, उनकी तरफ से एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत करा है इन्होंने अभी। अगर आप देखें उनका फिर वो आउटपुट नहीं आ रहा सर, वो आउटपुट किस मुराद से? अगर आप कह रहे हैं कि जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस की मैं बात करूं, मार्केटिंग की मैं बात करूं, कॉटन की तो आपने भी बात भी करी सही, तो ये सब सारी चीज़ें हमने देखी। तो आप इस पे 3 दफ़ा गवर्नमेंट ने जो है डिफरेंट बैंक से जो है फार्मर्स को लोन भी दिए हैं, कर्ज इतने दे दिए हैं, तो ये परफॉर्म नहीं हो रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बात नहीं आ रही। नहीं, ऑफ कोर्स मतलब फार्मर के लिए कॉस्ट क्या है? फार्मर की कॉस्ट खाद की कीमत है, ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह अगर आप उसकी कीमतें 1800 रुपये से 1400 रुपये से नीचे आ गई हैं। दैट इज़ सिग्निफिकेंटली लो। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो उनको कंसेशनरी रेट्स दिए जा रहे हैं। पावर की सिचुएशन बेहतर हो रही है। आई थिंक सपोर्ट प्राइसेस अभी भी मौजूद हैं। पेस्टिसाइड्स की कीमतें कम करी हैं, ट्रैक्टर्स पे GST कम कर दिया है। ये तो होगा। देखें, आई वुड डिसएग्री टू द एक्सटेंट कि अगर आप देख रहे हैं आगे 2 साल इलेक्शन, इट इज़ सारा पॉपुलेशन आपकी रूरल एरियाज़ में मौजूद है, 60% से ज़्यादा। ऑफ कोर्स यू गोइंग टू सी प्रो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़। उसका असर आप कह सकते हैं एट द एंड डे हो सकता है टेक्सटाइल सेक्टर पर। टेक्सटाइल के अपने बहुत इशूज़ हैं, बहुत कंप्लेसेंसीज़ हैं, बहुत सारे यूनिट सिक हैं। वो तो उल्टा अगर मेरे ख्याल में सपोर्ट ना करे हुकूमत तो शायद ये बंद ही हो जाए। सबसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज कहते हैं कि टेक्सटाइल में की हैं। बिल्कुल, तकरीबन 100-150 तो होंगी। मेरे ख्याल में 550 कंपनी रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 150 इसमें टेक्सटाइल की होंगी। बट इसमें जो अच्छी कंपनियां हैं उनका जो बुरी कंपनियां उससे ज़मीन आसमान का फर्क आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो 4-5 ही तो हैं जो आपस में खेल रही हैं, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू आ रहा है, जिनकी वजह से हम चेंजेस देखते हैं। और भी हैं, बहुत सारी हैं जो अनलिस्टेड हैं, दे आर डूइंग वेल, ऐसी बात नहीं है। मतलब लेकिन ये कि मतलब आपको मतलब ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हैं जो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप देखें जितनी आपकी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, उससे ज़्यादा आपकी रेमिटेंसेस हैं। तो आपकी जो नंबर 1 एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल नहीं है, वो लोग हैं। तो आई मीन इट जस्ट गोज़ टू शो के बट देखें इशूज़ हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई के इशूज़ नहीं हैं, बट आई थिंक जनरलाइजेशंस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज अच्छी हैं। सॉल्यूशन क्या होगा रज़ा साहब? इशूज़ तो हैं, सॉल्यूशंस क्या होगा? बिकॉज मैं ज़्यादा टेक्सटाइल पे इसलिए बात कर रहा होता हूँ, इससे इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा फ़र्क आ सकता है, मार्केट पे बड़ा अच्छा फ़र्क आ सकता है, लेकिन लोग करने को तैयार नहीं है। अब जो कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल मिल्स चला रहे हैं उनको तो पैसा चाहिए, और हर आदमी बिज़नेस करता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स 1 रुपया आप लगा रहे हो, आपको 2 रुपये चाहिए उसके, तो वो एक्सपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। और 4-5 कंपनीज का जिनका मैंने नाम लिया, दे आर द बिग जाइंट्स। उनकी मार्केटिंग भी बोलें आप और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे मुल्क में घूम जा रहे हैं, जिस तरह से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो इस वक्त ज़वाल का शिकार हैं, जो क्राइसिस देख रही हैं, जो डैमेज हो गई हैं, उनके लिए क्या बेहतर सोल्यूशन हो सकता है? आई थिंक अगर आप पॉलिसी लेवल सेट करें तो देन इट नीड्स टू बी डन कि आपका मकसद क्या है, आप चाहते क्या है। मतलब ये एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो पहले फिगर आउट कि एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं हो रही हैं, कि वॉल्यूम का क्वालिटी का फ़र्क है, क्या आप रुपये को थोड़ा वीक कर सकते हैं, क्या डिमांड का प्रॉब्लम है, वी कांट रियली डू एनीथिंग ऑफ दैट। आप कम्पीट कर रहे हैं विद बांग्लादेश, विद वियतनाम, विद इंडिया, क्या करेंसी डिफरेंशियल्स ऐसे हैं कि हमारी अनकम्पेरेटिव हो रही है। आई थिंक इफ़ इट कम्स टू इट, मैं तो लोगों से इनफैक्ट कुछ इदारों से भी बात करिए, इफ़ इट कम्स टू इट लेट द फ्री मार्केट डिसाइड। आप फिर बेल आउट्स ना करें, जो बिल्कुल ही वीक यूनिट्स हैं लेट देम कोलैप्स। लेकिन उसका फिर बरक्स उसका फ्लिप साइड ये होगा कि ऑब्वियसली फिर नौकरियां जाएंगी। तो यू नीड टू एक्चुअली फिगर आउट आप चाहते क्या हैं एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन द लॉन्गर रन। आई थिंक अभी कोई इस तरह की कोई लंबी सोच अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने देखी नहीं। इट्स वेरी एड हॉक। बहुत सारे सेक्टर्स में आई थिंक द रूल ऑफ थंब इज के जी लॉन्ग टर्म इन पाकिस्तान इज 6 months। ठीक है, वी नीड टू चेंज दैट। लॉन्ग टर्म इन पाकिस्तान 6 months जस्ट ठीक है, आई मीन दैट्स इट्स लाइक इट्स अ बिट ऑफ अ जोक, बट ये कि
आई डोंट थिंक हमारे किसी सेक्टर में ऐसी कोई लॉन्ग टर्म सोच है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉलिसी लेवल। आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स से आती हैं क्योंकि कंटिन्यूटी रही नहीं है। जब एक कंटिन्यूटी रहेगी तो फिर ऑब्वियसली फिर एक लॉन्ग टर्म सोच भी आएगी। हम चाइना की बात करें, चाइना की इमेंसली लॉन्ग टर्म सोच है। वो 5 साल नहीं, वो मे बी नेक्स्ट 500 ईयर्स देख रहे हैं। सर चाइना की तो सोच है, यहाँ से कॉन्फिडेंस दिया गया है पीछे इदारों की तरफ से, सर आप कंटिन्यू करें। मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, चाइना खाली पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, चाइना इज बॉट आउट ऑल ऑफ यूके। अगर आप उनकी प्रॉपर्टी देखें, कैनेडियन प्रॉपर्टी मार्केट्स अगर आप देख लें या अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट देखें, पाकिस्तान इज जस्ट वन कंट्री। पूरी दुनिया में उनकी बहुत, इट्स नॉट अ 5 ईयर सोच, वो शायद लेकिन सर जिस तरह से हमारा ग्राफ ऊपर गया है, इस बेहतरी की तरफ हम आए आज माशाल्लाह। मार्केट की जिस मार्केट पे हम बैठे हुए हैं तो ये किसी को भी हजम नहीं हो रही। हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं, जो स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं, जिस तरह से यूएस भी एम्बेसडर यहाँ के आते हैं, रिंग बेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की और मार्केट में चीज़ें जाती हैं, उसके इस तरह की सर एक्टिविटी से ये होता है ग्लोबली इमेज अच्छी बात है। बट आई डोंट थिंक एनीबडी फील्स थ्रेटेंड। अगर आप बात करें जो सारी कंपनीज लिस्टेड हैं पाकिस्तान में, अगर आपको हर कंपनी पाकिस्तान में ख़रीदनी है आज के बाज़ार के रेट पे, यू टेल मी अगर बाज़ार सस्ती है या महंगी है, तो आपको $70 अरब चाहिए हर कंपनी। आपको OGDC मिलेगी, आपको हबीब बैंक मिलेगा, आपको MCB मिलेगा, आपको यूनाइटेड बैंक, आपको कराची इलेक्ट्रिक, कंपनी का मयार एवरी कंपनी मयार बहुत अच्छे हैं। जो अच्छी कंपनीज हैं, वेरी प्रॉफिटेबल, वेरी वेल रन, $70 अरब। एप्पल, वन एप्पल आपको $500 अरब चाहिए। एक कंपनी पाकिस्तान की 550 कंपनी, तो अब यू टेल मी सस्ता कौन सा? कंपेयर कर दिया हमारी सारी कंपनी से, ज़्यादा है 5 गुना। एप्पल का मार्केट शेयर भी तो देखें आप, तो 8 टाइम ज़्यादा है। पूरा पाकिस्तान की हर कंपनी आप प्रैक्टिकली आप खरीद सकते हैं $70 अरब में मार्केट प्राइस पे। आपको $500 अरब चाहिए एप्पल खरीदने के लिए, आप क्या करेंगे? विल यू स्पेंड 70 हेयर या 500 के लेके बोलेंगे? हमें एप्पल की ज़रूरत नहीं है, हमारा मोबाइल बेस्ट है। माय पॉइंट इज वी हैव डन, अभी भी अगर आप 40,000 की बात कर रहे हैं, आई थिंक एज एन एनालिस्ट आपको वैल्यूएशंस देखनी होंगी। जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक वो है, तकरीबन 9.5 टाइम्स प्रॉफिट्स हमारी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं हमारा इंडेक्स। अगर आप इमर्जिंग मार्केट की बात करेंगे, उससे तकरीबन 30% डिस्काउंट पर है। इंडिया से हम तकरीबन 50% डिस्काउंट पर है। आई डोंट थिंक दे विल फील थ्रेटेंड। हम अभी भी वैल्यूएशंस पे आधे हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ ठीक कर दें, अगर आप इकोनॉमी में मज़ीद कॉन्फिडेंस ले आएँ, अगर आप पॉलिटिकल वॉलिटिलिटी हटा दें, सिक्योरिटी ठीक हो जाए, your market can actually double. It won't be a joke because on valuations 9 times पर है, India is at 18 times. कहा ये जा रहा है कि इस सूरत हाल में हमारी मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म करी है, सोचें यहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छा हो जाए और सब कुछ स्मूथ हो जाए तो ये मार्केट इससे डबल होगी। आपके सामने वैल्यूएशंस, दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर आप डिस्काउंट, आप सस्ते क्यों हैं बाकी मार्केट से? बिकॉज आपके पास पॉलिटिकल ओवरहैंग है, बिकॉज आपके पास सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, बिकॉज आपकी इकॉनमी में आप बहुत शॉर्ट टर्म की सोच रखते हैं। अगर आप ये चीज़ें एड्रेस कर दें तो ऑब्वियसली नक्शा चेंज हो जाएगा बाज़ार का भी, मतलब, और बाज़ार इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर बाज़ार ने परफॉर्म किया है इस साल और पिछले सालों में, तो इस बिकॉज क्योंकि वाकई पाकिस्तान बिल्कुल फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट बेहतरी की तरफ आया है। अब आप एक क्रॉस रोड्स पर हैं कि यहाँ से अब हम इन अचीवमेंट्स को लूज़ कर दें या इन पे बिल्ड करें। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन टाइम। पाकिस्तान यहाँ से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म सोच कर ली कि जी अच्छा 2 साल बाद इलेक्शन है और मैं बिल्कुल ही हर चीज़ जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन मैंने बिल्डअप किया है पिछले 3 साल में वो एक तरफ रख दूँ, उसको भूल जाऊँ और अब मैं बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन की तरफ आ जाऊँ, तो वो सारे जो आपके गेन्स हैं वो नहीं सर, पीपल द नेशन ऑफ पाकिस्तान दे आर वेरी सेंसिबल। अब ये देखें जुलाई के एंड और अगस्त के स्टार्ट में जो धरने वरने की बात की जा रही थी तो बड़ा मॉनिटर किया जा रहा था मार्केट को भी और लोग देख रहे थे, लेकिन पीपल आर वेरी सेंसिबल। ये बड़ी अच्छी बात लगी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता चल गया है नेशन को कि मार्केट को चलना है, हमारे इदारे सिक्योरिटी इदारे बहुत बेहतर हैं, वो काम कर रहे हैं। असल मुल्क को मुल्क की सारी जो भागदौड़ है, जो सिक्योरिटी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, खुसूसन कराची का, वो उन्होंने संभाला हुआ है। कल 2 दिन आपने देखे कैसे बुरे गुजरे कराची के, बड़े दिनों के बाद एक वायलेंस हमने देखा, लेकिन मार्केट का बजाय रात हमने कोई ऐसा नहीं देखा, मार्केट चलती रही। तो लोग अब बड़ा समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, बिकॉज अभी पैनामा लीक्स के हवाले से इमरान खान जो हमारी अपोजिशन है पाकिस्तान की, ये भी तहरीक चलाने की बात कर रही है, या दूसरे जो है ताहिरुल कादरी साहब हो गए। तो लोगों को अब अगस्त में कहा जा रहा था कि जो एक हलचल मचेगी, शेयर होल्डर जो है वो स्विच करेगा, सेलिंग का प्रोसेस बहुत बढ़ेगा, और हमने देखा कि थोड़ा सा रेशो
रेशियो या थोड़ा सा फैक्टर जो हमने देखा, लोगों ने शेयर्स सेल किए हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क इसमें स्टॉक में लगी हुई है, तो अगर वो बेच भी रहे थे तो फॉरेन बायर फॉरेन ख़रीद रहा था, वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर हो रही है, मार्केट स्टिल मॉनिटर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अब लोगों को समझ में आ गई हैं। आई गेस के अगस्त का एंड चल रहा है, तो मार्केट माशाल्लाह बहुत स्टेबल हुई है, सस्टेन हुई है। आप क्या देखते हैं सितंबर के स्टार्ट में कहाँ पर मार्केट होगी? नहीं, आई थिंक अगर आप बात करें, वी थिंक कि जी अभी तकरीबन 29,000 39,000 बाज़ार है, तकरीबन आप यहाँ से 3,000 पॉइंट ऊपर, सितंबर की बात नहीं कर रहा मैं, दिसंबर की बात कर रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू से कि जी अगले 2-3 दिन में क्या हो जाएगा या अगले हफ्ते 10 दिन में क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू टेल। बट हाँ, हम थोड़ा सा बेस्ट गेस्टिमेट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टडी करके, या दुनिया में क्या हालात इस तरफ जा रहे हैं। अगर कोई डिरेलमेंट नहीं होती, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल नॉइज़ का अंदेशा था कि अगस्त में होगी, अब वो थैंकफुली नहीं हुई है। अगर वो अगेन नहीं होती अगले 2-3 महीने, तो आई थिंक ये इनफैक्ट अगस्त के बाद मेरा नहीं ख्याल कि सितंबर अक्टूबर ज़्यादा वीक, टिपिकली अगस्त वीक होता है, एंड देन टुवर्ड्स द ईयर एंड एक रैलीज आती हैं। आई थिंक तकरीबन 42,000 भी अफेक्ट कर रहा होता है डिफरेंट कंपनीज का, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपकी बाजार इज जस्ट ऑन एक्सपेक्टेशंस के क्या आएगा, तो जब वो एक्चुअल फैक्ट आता है तो उस हिसाब से शेयर प्राइस एडजस्ट कर लेता है टू एब्जॉर्ब द न्यूज़ या द फैक्ट जो आया है। आई थिंक 42,000 की बाज़ार में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपको बाय दिसंबर। सो आई थिंक अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती भी हैं, अगर वॉलेटिलिटी हो और बाज़ार में ख्याल में नीचे जाए, तो आई थिंक ऑब्वियसली डू योर स्टडी। अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। आई थिंक बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुफीद साबित हो सकती है। सही। रेलवे की मैं बात करूंगा कि रेलवे इन्वेस्टमेंट के हवाले से एशियन बैंक ने ऑफ़र की हैं $1 मिलियन फॉर रेलवे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है कि रेलवे में इन्वेस्टमेंट होगी? आई थिंक आई हैवंट सीन द न्यूज़, लेकिन अगर $1 मिलियन हैं तो मेरे ख्याल में उससे कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक यू नीड अ लॉट मोर मनी। कुछ तो हो जाएगा सर। नहीं, $1 मिलियन से रेलवे का पटरियाँ चेंज हो जाएंगी। नहीं कुछ। एक अच्छा इनिशिएट मैंने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। बट रेलवे देखें, रेलवे एनी डेवलप्ड मार्केट हैज़ अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। रेलवेज़ आई मीन यहाँ पे तो हमारा ज़्यादा इन्हिसार ट्रक्स और रोड ट्रांसपोर्ट पर है। रेलवे इज़ अ मच मोर एफिशिएंट वे जिससे आप गुड्स की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट एंड ऑफ द डे यही है ना। बिल्कुल। अगर आप सीपैक की बात कर रहे हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कॉरिडोर क्या है, अगर वो ट्रेड अगर आप उसको स्ट्रीमलाइन कर दें तो बहुत चीज़ें आपकी, अब टेक्सटाइल की बात करें, मे बी उससे फ़ायदा हो जाए कि जी आपका माल नॉर्थ साइड से पोर्ट तक और तेज़ी से आ जाए, आप ऑर्डर्स और बेहतर कर लें। इसका ऑब्वियसली हर चीज़ पे असर आएगा। कितने मिलियन आप समझते हैं? आपने कहा ना $1 मिलियन। आई मीन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ रेलवेज, आई एम जस्ट सेइंग कि जी $1 मिलियन तो 10 करोड़ रुपए फॉर रेलवेज इज रियली नथिंग। मतलब मुल्क का साइज़ देखें तो मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन ये कि सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ नंबर, लेकिन ऑब्वियसली आपका $250 अरब का GDP है, मे बी यू विल नीड टू स्पेंड अ परसेंटेज और 2 ऑन ऑफ GDP ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब ये तो आप $1 बिलियन की बात करें तो फिर मुझे बात समझ में आती है। बट आई थिंक ऑब्वियसली बहुत चीज़ों में बहुत काम हो सकता है, बट आई थिंक द गुड थिंग है हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमने थोड़ा बेसिक्स अपने संभाल लिए हैं कि जी अब डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा मुल्क, और एक पॉइंट पे खड़ा हो गया कि अब हम इन चीज़ों का सोच सकते हैं। मैंने नहीं ख्याल कि हम 3 साल पहले इस तरह की चीज़ें सोच सकते थे, क्योंकि हमारे तो मतलब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, आपका रुपी 80s 100 और पता नहीं कहाँ जाने की बातें थी, और इन्फ्लेशन लेट्स फेस इट वाज इन मिड टीन्स। मतलब ये कि ऑब्वियसली 11 ये इंटरेस्ट रेट्स तो नीचे आए हैं, वो 10-12% से नीचे आए हैं, और जो आज 5.6 और 6.25% की रेंज में है। तो ऑब्वियसली अब हम इस पॉइंट पर हैं कि अब हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म सोच रख सकते हैं। 6 मंथ वाली तो नहीं, ऑफ कोर्स नॉट 6 मंथ, वही कह रहा हूँ 6 मंथ्स तो थोड़ा सा अगर आप इसको देखें कि इकोनॉमी के हवाले से अगर मैशत की बात करें उसमें थोड़ी सी लॉन्ग टर्म सोचने हैं। रेलवे पे एक अच्छा इनिशिएट भी आया था जो हमारे मिनिस्टर हैं रेलवे के, टिकटिंग का उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने किया था, इनिशिएट लिया था। जिस तरह से हम एयरलाइन के टिकट्स करते हैं ऑनलाइन और मोबाइल पे SMS आ जाता है, तो लोगों को इस तरफ राग़िब करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग वो लोग करते हैं जो हमारा पढ़ा लिखा तबका ज़्यादा होता है। तो बिज़नेस ट्रेंड का भी जो चल रही हैं कुछ जगहों पर, तो पीपल और कंज्यूमर और कस्टमर दे आर सेटिस्फाइड, मतलब दे हैव टू फील, एंड जिस तरह के जो वो फीडबैक दे रहे हैं थ्रू इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स पे रिकमेंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं चीज़ें कि दे आर सेटिस्फाइड, सर्विसेज से फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन सर आप ये देखें, इस तरह की अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, पहले हैदराबाद से कराची के लिए ट्रेन चलती थी, अभी भी चल रही है,
तो उसको भी मज़ीद बेहतर कर लें, एक छोटा सा लोग एक मतलब एक ट्रैवलिंग के लिए भी और एक जर्नी ऑफ एन्जॉयमेंट के लिए भी कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ होगी। इससे भी एक सेक्टर ये भी एक ऐसा है जिससे आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो। नहीं ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें हो सकती हैं, अभी तो मतलब अभी तो टाइम पे नहीं निकलती, इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप क्या समझते हैं ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब अगर आप एयरफेयर से कंपेयर करें तो ट्रेन इज़ अ मच चीपर वे ऑफ गेटिंग देयर, मतलब खाली गुड्स की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात हो रहा है। आई थिंक आपने इंटरेस्टिंग बात करी, थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आई थिंक अगर आप देखें द फ्यूचर इज़ प्रॉब्ली, अब तो फ्यूचर का द प्रेजेंट इज़ मोबाइल एंड द फ्यूचर विल बी मोबाइल। अगर आप देखें तो जितनी हमारे पास मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं तकरीबन 13 करोड़ हैं। अब तो कॉल से ज़्यादा हम इंटरनेट भी हो गया, बैंकिंग हो गई। एग्जैक्टली, मतलब आप अब तो स्टूडेंट्स पढ़ भी मोबाइल से रहे हैं, स्लाइड्स भी उनको मोबाइल से चाहिए, टिकट्स और ये सारा कुछ अगर आप मोबाइल पे, एयरलाइन पे तो है, यू कैन मतलब अगर आप जाएं तो आपको प्रिंटेड टिकट की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी पोस्ट पे अगर आप दिखा दें कि ये ले मेरे मोबाइल पे तो आपको जाने देते हैं। बिल्कुल सही है। अगर ट्रेन पे भी ऐसी चीज़ हो जाए तो आई डोंट नो अगर हो गई है, अभी तक तो नहीं, आई हैवंट ट्रैवल्ड ऑन ट्रेन फॉर अ व्हाइल नाउ, लेकिन ये कि बहुत चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें बढ़ेंगी सर। लेकिन द थिंग इन पाकिस्तान इज के आप या तो इसको एज अ देख लें कि जी अभी तक ये नहीं हो सका और बहुत बुरा है और हम नहीं कर पाए, या इसको आप अपॉर्चुनिटी देख लें कि अभी तक नहीं हुआ लेकिन आगे क्या कुछ हो सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कि आप थोड़ा पेसिमिस्टिक व्यू, ग्लास हाफ एम्प्टी व्यू लेते हैं या ग्लास हाफ फुल व्यू लेते हैं, कि मतलब दूसरा वुड भी कि क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। ये बहुत बात का स्टेप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग जो बेसिक रूट्स हैं वो तो हम सही कर लें, पटरियों की मैंने आपसे शुरू में बात की थी, ये मामला सही नहीं है। ट्रेन के जो बेसिक डब्बे हैं वो खस्ता हालत में हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल सही नहीं है। टिकटिंग का क्या करेंगे आप जब वो ट्रेन ही टाइम पे नहीं पहुंचेगी। लेकिन चलें सर, ये सोच भी रख रही है गवर्नमेंट, इस इदारे की तरफ से ये बात भी आ रही है, तो अच्छा फील आता है एज अ रीडर भी, एज अ नेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बेसिक चीज़ जो फंडामेंटल चीज़ है वो तो बेहतर नहीं है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? रेलवे की बात कर रहे हैं? यस, रेलवे तो बहुत चीज़ें अभी आपकी ठीक नहीं है। आप एयरलाइन की बात कर लें वो भी ठीक नहीं है, आप स्टील मिल की बात कर लें वो भी ठीक नहीं है, या आप रेलवे की बात करें वो भी ठीक नहीं है। बट ये क्या ड्यूर एट अ पॉइंट इन टाइम कि आप कुछ कर सकते हैं। देखें ये इदारे दे हैव बीन मिसमैनेज्ड फॉर डेकेड्स नाउ। इनको आप फ़ौरन अगर आप एज अ गवर्नमेंट अगर आप आते हैं, आपके सामने 5 साल हैं, हिस्टोरिकली आपको ये भी नहीं पता था कि आपके 5 साल हैं या नहीं है, आप नहीं कर सकते। यू कांट मेक दोज लॉन्ग टर्म डिसीजंस। ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। कराची इलेक्ट्रिक अगर आज बहुत बेहतर हुआ है तो उसको 10 साल लगे। हमारे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता उसके 5 साल उसके पास। अब तो ऑब्वियसली मच बेटर। आई थिंक पॉलिटिकल मैच्योरिटी हैज़ कम इन। मैं हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ कि आई थिंक इट्स अ फैक्ट, मतलब ये कि आई थिंक अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है। आई थिंक पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो नहीं आएगा अगर उसको ये नहीं पता कि जो जिस पॉलिसीज़ के तहत वो आ रहा है वो अगले साल रहेंगी या नहीं रहेंगी, कौन पैसा लगाएगा। तो आई थिंक ये बहुत इन चीज़ों के असर बहुत फार रीचिंग होते हैं। बट आई थिंक अब आई थिंक थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस है एनवायरनमेंट में तो डेफिनेटली अब थोड़ा सा आप इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं जिनका तो थोड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। आई थिंक थोड़ी सोचें बदलेंगी। आई थिंक इट्स द स्टार्ट। आई थिंक बहुत चीज़ें वी हैव डन वेल एज अ नेशन, बहुत चीज़ें वी हैव डन बैडली एज अ नेशन। आई थिंक अब थोड़ी सी आई थिंक वी आर मैच्योरिंग। वी आर नॉट अ वेरी ओल्ड कंट्री। 50-60 साल इज़ नॉट ह्यूज। आई मीन इवन अमेरिका में भी सिविल वॉर्स हुई हैं, मतलब ये कि फायरिंग बॉम्ब ब्लास्ट अमेरिका में भी होते हैं, अभी भी हैं, अभी भी रेशियल टेंशंस हैं वहाँ भी एयरपोर्ट पे जो है फायरिंग हो जाती है। सिर्फ पाकिस्तान तो ऐसा नहीं, ऑब्वियसली आपके इशूज़ होंगे, हर चीज़ फ़ौरन ठीक नहीं हो सकती। बट अब आप इस पॉइंट पे आ गए, एटलीस्ट फायर फाइटिंग आप नहीं कर रहे हैं एंड यू कैन एक्चुअली सिट डाउन ऑन अ टेबल एंड डिस्कस एंड डिबेट कीजिए अब आगे करना है क्या, और थोड़ी लॉन्ग टर्म सोच। लेकिन सीपैक पे आई डोंट थिंक कोई ऐसी पार्टी है जो अगेंस्ट होगी। आई थिंक आपकी यू नेम इट, मेरा नहीं ख्याल मैंने ऑपोजिशन देखी है, सब लोगों ने जो है वो उसको तो अगर हम एक पेज पे आके सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो आई थिंक बाकी चीज़ों में भी पार्टीज तो नहीं, लेकिन दूसरे ममालिक से जो है वो एक जेलसी की स्मेल यहाँ तक महसूस हो गई। बट डोमेस्टिकली हम बड़ा मुश्किल है कि जी किसी एक बात पे हम अग्री करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या तो अगर एक चीज़ पे मुतफिक हुए हैं तो ये मेरे ख्याल में छोटी चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हर कोई इसके फेवर में है। दैट मीन्स के एवरीबडी वांट्स टू गेट इट डन और एफर्ट्स की जाएंगी टू मेक इट अ सक्सेस। तो अगर इसी तरह का कंसेंसस आ जाए ऑन अदर थिंग्स तो फिर ऑब्वियसली बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। रज़ा जाफ़री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है, दिल चाह रहा है कि शो ख़त्म ना हो, लेकिन एक कैसे वक्त गुजरा पता भी नहीं चला। इंशाल्लाह दोबारा आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन आपसे प्रोग्राम में करेंगे आने वाले दिनों में। बस आपने जिस तरह से मार्केट को डिस्कस किया और मैं समझता हूँ कि सारे फैक्टर्स जो आपने एज अ रिसर्च डायरेक्टर रिसर्च आपने जो बात की है बहुत अच्छी है।
रज़ा जाफ़री साहब ने जिस तरीके से रिसर्च के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने तमाम तर चीज़ों पे, तमाम तर मामलात पर आपको बताया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर डैमेज है हम, और किन इदारों में सेक्टर वाइज टेक्सटाइल पर उन्होंने जो बताया कि कहाँ पर लैकिंग है, तो वो सारी चीज़ें भी सामने रखी। यूट्यूब पे हमारी तमाम वीडियोस अपलोड हो रही हैं, हमारी वेबसाइट पे तमाम वीडियोस अपलोड हो रही हैं। कोई प्रोग्राम आपने मिस कर दिया आपकी क्यूरी के हवाले से, वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।